नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अब एग्जामों पर। बिकॉज एप्रिक्स बन गया है एग्जामों और कई सारे नए चेंजमेंट, कई सारी नई चीजें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीतेगा और उन सारी चीजों से पर्दा उठ जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल आज तारीख है 15 अक्टूबर और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर हाजिर हूं। मैं देख रहा हूं कि भाई अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने सुझाव लिखते चले जाइए। मैं आपको करंट अफेयर्स में जो कुछ भी इंप्रूवमेंट हो सकता है मैं वो पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि करंट अफेयर्स में कोई खास न्यूज आती ही नहीं है, जैसा आज है। आज ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिलहाल देखते हैं कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बात और याद रखिएगा, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर करंट अफेयर्स जो है उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। डेली करंट अफेयर्स के अलावा और कोई ऐसा माध्यम नहीं है और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपके करंट अफेयर्स में इंप्रूवमेंट ला सके। कई सारे ऐसे सोचते हैं कि सर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, उधर से कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपकी क्षमता पर मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन जो काम आराम से किया जा सकता है उसके लिए बैल बनने की क्या जरूरत है कि मतलब जुटे पड़े हैं मंथली करंट अफेयर पढ़ने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। यार ये वीडियो देखो, खत्म करो। बिकॉज जब आप डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो जो घटना अभी घटी, उससे जुड़ी हुई कोई घटना थोड़े दिन बाद घटी, उसके जुड़े हुई कोई घटना थोड़े दिन बाद घटी, तो वो सारी की सारी घटनाएं, सारे के सारे जो घटनाक्रम है, सारे का सारा जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो आपके सामने आ जाता है। और मैं आपकी मदद करता रहता हूं, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में आपको बताता भी रहता हूं। अच्छा, एक काम आप और कर सकते हो कि अगर आप करंट अफेयर्स सुधारना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब तुम कहोगे सर वीडियो को लाइक करेंगे तो करंट अफेयर्स कैसे सुधरेगा। देखिए, जिस जिस वीडियो को आप लाइक करोगे, जिसके भी वीडियो को लाइक करोगे, यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि वो वीडियो आपको रिकमेंड होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक किया तो ये वीडियो आपको 2 या 3 दिन तक लगातार दिखता रहेगा। मेरे नए वीडियोस आपको दिखते रहेंगे, उससे आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन से वीडियो मेरे नए आए हैं। फिलहाल जो लोग पुराने हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार और जो लोग नए हैं उनको भी बहुत सारा प्यार। तो फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। कौन सा राज्य पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। देखिए, डिजिटल हाईटेक क्लासरूम का मतलब क्या है। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम का मतलब यह है कि जहां पर सब कुछ हाईटेक हो। हाईटेक का मतलब टीचर भी हाईटेक हो, नहीं, ऐसा नहीं। डिजिटल हाईटेक से मतलब यह है कि जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, जहां पर स्मार्ट बोर्ड हो, जहां पे प्रिंटर हो, जहां पे कैमरा हो और उसके जरिए देश या दूर दराज इलाकों में बैठे जो बच्चे हैं वो उसकी पढ़ाई उससे कर सके। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि ऐसा करने वाला केरला पहला राज्य है और केरल का जो साक्षरता दर है वो 93.71% है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है। आपको एक बात और बता दूं, केरल अकेला देश का ऐसा राज्य है जहां पे प्राइमरी एजुकेशन में पूरी तरह से साक्षरता उपलब्ध है। यानी 100% साक्षरता उपलब्ध है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। यानी हर एक बच्चे के पास स्कूल है, हर एक बच्चे के पास किताबें हैं, हर एक बच्चे के पास सुविधाएं हैं। और तो और इतना किसी प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं नहीं मिलती जितना केरला सरकार ने अपने पब्लिक स्कूलों में ये सुविधाएं डाल दी हैं। स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सारी की सारी व्यवस्था वहां पे कर दी है ताकि जो लॉकडाउन में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जो जिनके बीच में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उनको ये सुविधा पहुंचाई जा सके। तो पूरी तरीके से हाईटेक बनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है, वो केरल। तो केरल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हो गई हैं। यानी अब सोचो कि हमारे देश में ये कहा जाता है ना कि भाई जो प्राइमरी स्कूल होते हैं या जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अब आप सोचिए, कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल केरला में होंगे जिनके यहां सुविधाएं पब्लिक स्कूलों से भी खराब हैं। तो क्यों प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में? ये सरकार को सोचना चाहिए, हर राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए। बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे की जानकारी की तरफ चलते हैं। हाईटेक क्लास परियोजना क्या है, ये क्या मतलब है, इसका थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। यह कार्यक्रम 5 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और पूरा का पूरा स्मार्ट क्लास बना के रख दिया। पूरे केरला में स्मार्ट क्लास बना के रख दिया। क्या बात है। स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट के लिए 16,027 स्कूलों में 3.74 लाख से अधिक डिजिटल उपकरणों वितरित किए गए हैं। पहले चरण में 4,752 सरकारी तथा सहायता प्राप्त उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा में 8 से 12 तक के 45,000 हाईटेक कक्षाओं को तैयार किया गया था। इसमें स्टूडियो भी बनाए गए हैं, टीचर को ट्रेनिंग भी दी गई है। बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। 21 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी यह परियोजना और इसके अलावा कक्षा 1 से लेकर 7 तक 11,275 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च तकनीक प्रयोगशालाएं शुरू करेगी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, हम आपको आगे लेकर चलते हैं।
जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ये पॉलिसी किसने बनाई है? एम कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में ये पॉलिसी तैयार की गई। देखा जा रहा था हम पढ़ तो रहे थे बट हम उससे रोजगार नहीं पा रहे थे। तो कहा जा रहा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है, बिकॉज अब इसके जो रिजल्ट आएंगे वो हमें पता चलेगा कि ये शिक्षा नीति अच्छी है या बुरी, लेकिन हाल फिलहाल देखने में तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव है। जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले नई शिक्षा नीति में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि पहली बार बदला गया, इससे पहले भी राजीव गांधी जी के कार्यकाल में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय से करके एमएचआरडी कर दिया गया था। 10+2 की सुविधा खत्म कर दी। अब होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। 5 फॉर्मेट में क्या होगा कि पहले 3 साल एलकेजी यूकेजी जैसे हमारे यहां होते हैं, अब ये होगा कि जो आखिरी के 2 साल है उसमें कक्षा 1 और कक्षा 2, 3 वाले में फॉर्मेट में 3 से लेके कक्षा 5, और फिर इस वाले में तीसरे वाले में 6 से लेके कक्षा 8, और बाकी की कक्षाएं 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 कक्षाएं चौथे वाले फॉर्मेट में जाएंगी। यानी स्कूल एजुकेशन में इस तरीके से बदल जाएगा। जो चौथा वाला है, जो पांचवा वाला प्रोग्राम है, मतलब 5 सालों का जो प्रोग्राम है, उसमें शुरू के 3 साल प्री प्राइमरी और फिर उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2, यानी कि 5 वाले में जब ये मामला पढ़ लेगा बच्चा, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको तीसरे वाले में प्रमोट किया जाएगा। 6ठी से प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाने लगेगी। मतलब अगर कोई इंजीनियरिंग जैसी चीजों पे जाना चाहता है या कोई मेडिकल जैसी सुविधाओं पे जाना पड़ता है तो उसके लिए 6वें से इसका कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। इसमें एक बदलाव यह किया जाएगा कि प्रायोगिक परीक्षा के नंबर जो हैं उनके थोड़े अलग तरीके से जोड़े जाएंगे, और जो बच्चों की रटने की प्रवृत्ति होती है उसको खत्म करने के लिए इसकी सुविधा की गई है। 5वीं तक कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई अनिवार्य होगी, और उसके बाद अगर हो सके तो इसको 8वीं तक भी जारी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन स्टेट, यानी राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपने राज्य में वो 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई करवाना चाहते हैं कि नहीं करवा। देखा जाता है कि केरल सरकार ने एक अभी योजना शुरू की थी, उसमें जैसे ही उन्होंने केरल की मातृभाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया कि कई सारे बच्चों की जो अटेंडेंस थी वो अचानक से बढ़ गई, क्योंकि उनको पढ़ाई समझ में आने लगी। अब पता लगा इंग्लिश बोल रहा है मास्टर को समझ में नहीं आ रहा तो कैसे पढ़ेगा। स्कूलों में बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उसके आकलन बदल दिए गए, उसके 3 स्तर किए गए। पहला स्वयं असेसमेंट, जिसे सेल्फ असेसमेंट बोला जाएगा, यानी छात्र अपनी कॉपियां और अपना असेसमेंट खुद करेगा, खुद के हिसाब से अपने आप को नंबर देगा। दूसरा, उसका एक साथी, कोई भी साथी जो होंगे या उसके जो भी क्लासमेट होंगे वो उसका असेसमेंट करेंगे, यानी कि वो आपस में कैसा है उसके बारे में, तो उसको अपने साथियों से भी व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा। और तीसरा असेसमेंट टीचर करेगा। तो इन तीनों असेसमेंट को मिलाकर जो होगा वो छात्रों का समग्र आकलन किया जाएगा, यानी कि पूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर जोर दिया जाएगा। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री के 2 प्रावधान है। 3 साल की डिग्री केवल उन लोगों के लिए होगी जो आगे नहीं जाना चाहते, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते या फिर रिसर्च के वर्क में नहीं जाना चाहते, उनको 3 साल की डिग्री दे दी जाएगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। कभी कभी देखा होगा कि कुछ इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, 4 साल की डिग्री होती है, लेकिन वो क्या होता है कि 2 या 3 साल तक ही पढ़ाई कर पाते हैं, आगे नहीं कर पाते। तो अब क्या होगा, 1 साल पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल में आप एग्जिट कर सकते हो, या 2 साल में अगर आप पहले साल में एग्जिट कर जाओगे तो सर्टिफिकेट लो, निकल लो। 2 साल में एग्जिट कर रहे हो तो डिप्लोमा लो, फिर जाओ। और तीसरे साल में मतलब निकलने का जो ऑप्शन है, तीसरे या चौथे साल में आप जाएंगे तो उस हिसाब से ग्रेडिंग के हिसाब से आपको डिग्री प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि कुछ 3 साल में पूरी हो जाएंगी, कुछ 4 साल में पूरी हो जाएंगी। नई नीति में एमफिल का कोर्स जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। देखा गया कि इसका कोई जरूरत नहीं है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी का ये फालतू का कोर्स है, तो इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हटा दिया गया। यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी को हटा करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी कि सभी विश्वविद्यालयों और सभी स्कूलों को देखरेख इसी के अंतर्गत होगी। त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाया गया है, यानी कि 3 भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी, 3 भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और आपकी एक मातृभाषा हो सकती है, और विकल्प के तौर पर आप संस्कृत भाषा का भी विकल्प कभी भी चुन सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। इससे क्या होगा, आप नीदरलैंड या हार्वर्ड जैसी किसी भी यूनिवर्सिटी से संस्थागत किसी विद्यालय से या किसी विश्वविद्यालय से आप जाके अपनी डिग्री ले सकेंगे, तो आपको विदेश नहीं जाना पड़ेगा। तो ये नई शिक्षा नीति के कुछ ऐसे पॉइंट थे जो किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात केरला की, क्योंकि केरला की बात छिड़ी है, तो आप सभी को याद होगा कि केरला को अभी हाल ही में पाटा अवार्ड दिया गया था। पाटा नहीं दिया गया था, पाटा अवार्ड दिया गया था। पाटा अवार्ड का मतलब होता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल अवार्ड, यानी कि प्रशांत एशिया क्षेत्र में जो बढ़िया ट्रैवल के लिए काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने केरल की हेल्थ मिनिस्टर यानी कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा जी का सम्मान किया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कोविड-19 से
बहुत बढ़िया तरीके से निपटे हैं, क्योंकि जो भारत में कोरोना वायरस का पहला केस आया था वो भी आपका केरला में आया था। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कैसे संभाला है वो बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ रहा। केरला जो है ये पहला स्टेट रहा था जिसने CAA के खिलाफ एक अमेंडमेंट पारित करवा दिया था। केरेरा यानी कि केरला रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इस तरह का ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, यानी पारदर्शिता लाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में, यानी जो आपका विनिर्माण क्षेत्र होता है ना, निर्माण वगैरह का क्षेत्र होता है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस तरीके का एक पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए 2015-20 के मुताबिक, तो वर्ल्ड के 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहरों में केरला का जो है वो मल्लापुरम जो है वो टॉप लिस्ट पर आया है। उसमें से 3 जो हैं वो केरला से बिलोंग करते हैं। हिंदू ग्रुप के चेयरमैन N राम जी को अभी हाल ही में केरला नेशनल मीडिया अवार्ड दिया गया था। और 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो ये जो था ये आपका केरला कोची में आयोजित किया गया था। इसका थीम था ब्लू रिवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। कुदुम्श्री होटल की योजना की बात करें तो 25 रुपए में खाना उपलब्ध कराने वाला ये जो योजना है ये केरला में है। केरला से हमने अभी हाल ही में योधाबू नाम का एक ऐप लॉन्च किया था जो भी ड्रग तस्करी करते हैं, यानी कि जो भी नशे की तस्करी करते हैं उनको रोकने के लिए। ठीक है, सीनियर IAS विश्वास मेहता को अभी हाल ही में न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला बनाया गया है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, माकपा से बिलोंग करते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम। स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो स्टेट बर्ड है। स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट डबल। गोल्डन सावर ट्री जो है वो आपका स्टेट फ्लावर है। कोकोनट यानी कि नारियल का जो पेड़ है वो यहाँ का स्टेट ट्री है। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। डांस फॉर्म की बात करें तो कथकली इज अ फेमस डांस फॉर्म फ्रॉम केरला। मोहिनीअट्टम एंड थुलल थय्याम खोथू कृष्णाअट्टम एंड कोटियाट्टम ये जो है ये केरला के प्रमुख डांस फॉर्म है। अगर आप पार्कों की बात करें नेशनल पार्क की, तो एरवाकुलम, साइलेंट वैली और अनामुडी सोला जो है ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो ये रहा केरला का पिछले 6 महीने का CA। आप पूरी तरीके से केरला से पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं। के शैलजा को अवार्ड मिलना, पाटा अवार्ड मिलना, सिडियन अमेंडमेंट के लिए पहला स्थान प्राप्त करना, और अब पहला स्थान मिल गया है उसको देश में सबसे पहले हाईटेक कक्षाओं को व्यवस्थित करने में। अगली जानकारी पे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर यानी कौन है हमारे वर्तमान समय में डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश गए। क्या किया उन्होंने अरुणाचल प्रदेश जाकर? उन्होंने पश्चिम कामेंग जिले में नेचिपू सिरंग की उद्घाटन समारोह में भाग लिया, यानी कि उसकी आधारशिला रखी। नेचिपू सिरंग कहां पर है? ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है और यह सुरंग बालीपारा चारूदार तवांग सड़क पर स्थित है। ये 450 मीटर लंबी सुरंग है और D आकार का है। D आकार मतलब ऐसा है, इसके अंदर से जाया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 8 पुल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में 36 पुलों का भी उद्घाटन किया है। तो सीमा सड़क संगठन द्वारा इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और 7 मई को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान समय में जो हेड है वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान समय में इसके हेड है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा? सेकाटकर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इंप्लीमेंट बताए हैं कि कम से कम 100 करोड़ रुपए तक का जो टेंडर है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाना चाहिए और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ खरीद फरोख्त करनी है तो उसके लिए भी उसको 100 करोड़, पहले 7.5 करोड़ रुपए का सामान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी परमिशन के खरीद सकता था। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि कम से कम 100 करोड़ का करो, 7.5 करोड़ में कुछ नहीं होता। तो BRO ने अभी हाल ही में एक रावी नदी पर परमानेंट ब्रिज बनाया है। रावी नदी कहां है? इधर आपके जम्मू कश्मीर साइड पे। और दापोर जियो जो बिल है ये सुबनसिरी नदी पर बनाया गया। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा तीस्ता रिवर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तीस्ता रिवर कहां बहती है? ये आपके सिक्किम में बहती है और इसको प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत बनाया है। अगर हम BRO की बात करें तो BRO जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में आपके 2 प्रोजेक्ट जो है वो बहुत दमदार तरीके चला रहा है। एक अरुणांक का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, और एक है ब्रह्मांक, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे ये सारी चीजें वो वहां पर डेवलप कर रहे हैं। अभी हाल ही में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पुल मकरू नदी पर इन्होंने बनाया है जो सिंगल पोल ब्रिज पर है, वो भी BRO ने ही बनाया था। अब बात करेंगे टनल की। अभी हाल ही में 2 टनल जो थी वो चर्चा में थी।
एक थी रोहतांग टनल। रोहतांग टनल का उद्घाटन अभी 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह रोहतांग दर्रे का ही नाम बदलकर इसका नाम अटल टनल कर दिया गया है और ये आपका मनाली से कुल्लू घाटी से लाहौल स्पीति को आपको जोड़ता है। इसके अलावा चेनानी सुरंग की बात करी जाए, चेनानी सुरंग जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर ये उपलब्ध है और ये चेनानी है और इसको अगर देखा जाए 2 अप्रैल 2017 में इसको काम शुरू हुआ था और अभी हाल ही में ये कंप्लीट हुई है जाके। तो चेनानी नासरी सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रोहतांग टनल कहाँ है? ये पीर पंजाल श्रेणी पर पड़ने वाला जो रोहतांग दर्रा था उसी के बगल से मतलब कि एक सुरंग बनाई गई है, उसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया। अगली जानकारी है, भारत में एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स जो है वो इनॉग्रेट किया गया। किसने इनॉग्रेट किया? हमारे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री क्या मतलब? हाँ, MHRD होते थे, अब शिक्षा मंत्री हो गए। रमेश पोखरियाल निशंक ने जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में, कहां पर? मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पर विवेकानंद व्याख्यान थिएटर परिसर का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा जो है वो थिएटर है। कहां पे किया गया है? जयपुर में। अब आपको याद रखना है, जयपुर जो है वो यूनेस्को ने उसको अभी हाल ही में हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है और उसकी जो चारों ओर की जो दीवार है, जो वॉल ऑफ जयपुर जो बोला जाता है, उसे हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के जो वर्तमान समय में हेड है वो है आंद्रे अजोले। क्या बताया? विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स कहां बनाया गया है? जयपुर में। और ये किस में बनाया जा रहा है? ये मालवीय इंस्टीट्यूट में आपका डेवलप किया जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, 2012 से बन रहा था, अभी जाके इसको इनॉग्रेट किया गया। एशिया का सबसे बड़ा, हरियाणा सरकार ने एक बहुत बढ़िया यहां पर नहीं होना चाहिए, इनॉग्रेट होना चाहिए। उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है वाटर टेस्टिंग के लिए। जैसे आप जानते हैं कि दूर दराज इलाकों में, जैसे मेरे घर को मेरे को खुद नहीं पता कि मेरे घर का जो पानी है उसमें pH कितना है या उसमें कितनी कठोरता कितनी है, वो कितना हार्ड है, वो कितना नॉर्मल है। तो ये सब टेस्टिंग कर लेने के लिए, क्योंकि जो पानी से होने वाली समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बुरी होती हैं। जैसे अगर आप आर्सेनिक युक्त पानी पीते रहेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं, बट आगे चलकर आपके लीवर में सूजन, आपके हाथ पैर में सूजन और यहाँ पे चकत्ते वगैरह पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको देखने के लिए, वाटर टेस्टिंग के लिए एक वाटर टेस्टिंग वैन शुरू की है। किसने शुरू की है? हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसको ध्यान रखिएगा, ये GPS ट्रैकिंग वाला डिवाइस में लगा हुआ है, जिससे ये पता चलेगा कि कहीं पानी में फ्लोराइड तो नहीं है, कहीं नाइट्रेट तो नहीं है, कहीं लोहा तो नहीं है, कहीं क्षारीय घटक जैसे आर्सेनिक वगैरह तो नहीं है जिससे नुकसान होता है। जैसे लेड वगैरह अगर आपके शरीर में जाना शुरू हो जाए तो ये जमता चला जाता है और आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने वाटर टेस्टिंग एक प्रयोगशाला वैन शुरू की है। अगली जानकारी, पाकिस्तान बलूचिस्तान में धुआंधार मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं लगातार तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता है, वहां पे पख्तून जो है वो बहुत समय से ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको आज़ादी दे दी जाए या पाकिस्तान से अलग हो जाए, लेकिन नहीं, पाकिस्तान नहीं मान रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तो पाकिस्तान, दुनिया के कई और देश भी उसके हिसाब से अंधे हो गए। मामला क्या है? UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। सर ये तो आयोग हुआ करता था, जी हाँ, 2006 के बाद, यानी कि 2006 के बाद इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कर दिया गया, परिषद कर दिया गया। वर्तमान समय में इसमें 47 सदस्य होते हैं। 5 ज्योग्राफिकल रीजन से सदस्यों का चुनाव हर साल किया जाता है। कोई एक सदस्य, मतलब हर रीजन से पर्टिकुलर सीट में लोगों को चुना जाता है। कोई एक सदस्य केवल एक कार्यकाल के लिए चल सकता है, लगातार 2 कार्यकाल नहीं ले सकता है। और एक सदस्य का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। फायदा यह होता है कि अगर कोई सदस्य इसमें चुन लिया गया सदस्य के तौर पर, तो उनको कई सारे डिसीजन और कई सारे उस क्षेत्र में हो रहे मानवाधिकार प्रयोगों या मानवाधिकार के बारे में बोलने का अधिकार मिल जाता है। और साथ साथ ये भी हो जाता है, उनकी बात की महत्ता बढ़ जाती है। यानी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन को अभी हाल ही में रिप्रेजेंट करेगा और इसकी बात सुनी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, अभी आपको याद होगा कि इसने यहां UNHCR में ही बात उठाई थी। इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जब एंटी-CAA आया था और वो सब CAA वगैरह आया था, तो इसने भी आपके सुप्रीम कोर्ट में जाकर और UN में, संयुक्त राष्ट्र में भी जाकर ये बात बोली थी कि भारत में जो चीजें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का एक बार फिर से सदस्य चुन लिया गया। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2020 को समाप्त हुआ था और अब 1 जनवरी 2021 से फिर इसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो इनका चयन सदस्यों वोटों के आधार पर किया गया और 193 वोट संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य, 193 में से 169 वोट इसको मिले कि जाओ भाई तुम बनो जाके।
एशिया प्रशांत क्षेत्र के 5 उम्मीदवार थे, जिसमें पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा वोट पाए। पाकिस्तान 2006 के बाद से 5वीं बार चुना गया है। पाकिस्तान फिलहाल 1 जनवरी 2018 से मानवाधिकार परिषद का सदस्य रहा है और फिर से चुने जाने पर उसे परिषद के सदस्य तौर पर 3 साल का एक और दूसरा कार्यकाल मिल गया है, जो 1 जनवरी 2021 से उसका शुरू होगा। आप कहोगे सर भारत इसमें क्यों शामिल नहीं था? भारत भाई इसी कार्यकाल में अभी चल रहा है। भारत का कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2021 को समाप्त तो होगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुप्त मतदान में 169 मत पाकिस्तान को मिले, उसके बाद उज्बेकिस्तान को 164 मिले, नेपाल को 150 मिले और चीन को 139 मिले थे। पिछली बार जब 2018 में हम चुने गए थे, भारत जब चुना गया था, 184 मत हमें मिले थे। 193 में 184, 193 सदस्यीय महासभा में सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिला और जिस भी व्यक्ति को या जिस भी देश को 97 से कम मिलते हैं वो बाहर हो जाता है, उसको नहीं चुना जाता। तो मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की सीटें आवंटित हैं। उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि 47 सदस्यीय है और अभी हाल ही में क्या किया गया है, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसके जो हेड हैं वो है एलिजाबेथ टिची फिस्लबर्गर, एलिजाबेथ ट्रिची फिस्लबर्गर। अब ये आपको रीजन दिखा देता हूं। देखिए ये जो आपका पर्पल कलर का आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये आपका पूरा दक्षिणी अमेरिका वाला रीजन है ना। इसमें आपको 8 सीट देखने को मिलेंगी। इसके बाद आप ये देखो भारत का ये जो ग्रीन कलर वाला रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन, इसमें हमारे पास यानी इस रीजन से 13 सीट हैं और इस बार चुने गए हैं चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब बाहर हो गया, उज्बेकिस्तान। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप में आओगे तो ये पूरा का पूरा रेड वाला है आपका, ये पूरा रशिया से शुरू होकर यहां तक आता है। तो ये इसमें कौन कौन है, इसमें 6 सीट है और इसमें 7 सीट है। तो अगर आप टोटल करोगे तो इन सभी के सीटों का टोटल कितना आता है, 47 आता है। ध्यान रखिएगा ये वाला जो है लैटिन अमेरिका वाला, सॉरी लैटिन अमेरिका कह रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रीन ये येलो कलर वाला जो पार्ट है, ये आपका किधर आता है, ये ये आपका अफ्रीकन ग्रुप हो गया, ये आपका कौन वाला हो गया, ये हो गया हाँ वेस्टर्न यूरोपियन, ये मिल ही नहीं रहा था मुझे, वेस्टर्न यूरोपियन अदर ग्रुप, यानी कि वेस्टर्न यूरोप, यानी इसको वेस्टर्न यूरोप में डाला गया है। ठीक है, अमेरिका वाला जो लैटिन अमेरिका वाला है वो नीचे साइड पे। आपको बस इतनी सीटें याद रखनी है कि किस रीजन में कितनी सीट है, ये याद कर लीजिए। अगली जानकारी पे चलते हैं। करूर के जो छात्र हैं वो आपको याद होगा, मोहम्मद रफीक नाम का एक छात्र था, उसने स्काई किड्स इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया नाम के एक प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें कलाम सेट नाम का एक सबसे छोटा उपग्रह बनाया था, जिसको नासा ने बहुत पहले लॉन्च किया था। ठीक है, और अभी हाल ही में नासा ने करूर के कुछ नए छात्रों के साथ एक अनुबंध किया है, जिनके उपग्रह को वो लॉन्च करेगा। और ये जो नए छात्र हैं उनका नाम है थांथोर निर्मलाई के एम अदनान, मलाई कोविलुर के पास के नागमपल्ली गांव के एम केशवन और थेनेलई के वी अरुण के उपग्रह को डिजाइन करने और विकसित करने हेतु शोध विकास में 2 साल से इनको अधिक समय लगा। और करूर आपका तमिलनाडु है, करूर विश्वविद्यालय से संबंधित है ये सभी छात्र, इसरो की ये शाखा से संबंधित है, इसरो इनको ट्रेनिंग देता है बाकायदा। तो इन्होंने जो सैटेलाइट डेवलप किया है उसको नासा जो है वो आपका प्रक्षेपित करेगा, ये नासा ने उनको साथ अनुबंध कर लिया, मतलब वो उनको प्रक्षेपित करेगा। छोटा सा उपग्रह है। नासा की बात करें तो नासा ने अभी हाल ही में अपना मंगल ग्रह छोड़ा था, परसेवरेंस करके, परसेवरेंस नाम से एक मंगल ग्रह छोड़ा था। नासा के हेड कौन है, जिम ब्रिंडेस्टाइन, वर्तमान समय में हेड कौन है, जिम ब्रिंडेस्टाइन वर्तमान समय में आपके नासा के हेड है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और विश्व की सबसे अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी में इसको माना जाता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कल्पना चावला के नाम से अभी हाल ही में एक कंपनी है नॉर्थ रोप ग्रूमैन, इसने कल्पना चावला के नाम से एक सैटेलाइट कह रहा हूं, सिग्नस अंतरिक्ष यान छोड़ा था, जो कई सारे एक्सपेरिमेंट को लेकर आपके अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर गया है। तो नासा लॉन्च करेगा करूर स्टूडेंट्स के सैटेलाइट। अगली जानकारी है, उड़ीसा सरकार के फॉर्मर स्पीकर यानी कि पूर्व स्पीकर शरद कुमार कार का अभी हाल ही में निधन हो गया। उड़ीसा विधानसभा पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिक साहित्यकार उत्तम कुमार शरद कुमार का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि शरद कुमार कार जिनका भी हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे या किस राज्य से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है उड़ीसा असेंबली से संबंधित थे। उड़ीसा के वर्तमान समय में जो अध्यक्ष है, विधानसभा जो अध्यक्ष है वो है सूर्य नारायण पात्र, बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। अब चूंकि उड़ीसा की बात छिड़ी है तो उड़ीसा कवर कर लेते हैं। वंदे उत्कल जननी नाम का ये जो राज्य गान है ये अपनाने वाला कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। किसने लिखा है, लक्ष्मीकांत महापात्रा, नाम याद रखना किसने लिखा है इसे, लक्ष्मीकांत महापात्रा की एक कविता से इसको लिया गया है।
सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन ने ई गवर्नेंस अवार्ड जीते हैं। ये दोनों ही ऐप आपके उड़ीसा सरकार द्वारा है। भुवनेश्वर ने अभी हाल ही में पहला संस्करण आयोजित किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो रही है वो टॉप पर रही है, जबकि दूसरी कौन सी रही है? दूसरी रही है सावित्रीबाई फूले इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी पुणे। वेटरन ओडिसी डांसर मिंती मिश्रा जो अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया, ये उड़ीसा से बिलोंग करती थी। मनमोहन महापात्रा एक प्रसिद्ध उड़िया फिल्मकार थे, इनका भी हाल ही में 69 की उम्र में निधन हो गया। दूसरा, बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में इनॉग्रेट करवाया गया, और उड़ीसा जो है ये पहला स्टेट बना जिसने एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति नाम का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। कोरोना वायरस के दौरान सीएम नवीन पटनायक ने मो जीवन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। अमृत स्कीम रैंकिंग में अगर देखा जाए यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ते हुए कदम, इसमें टॉप परफॉर्मर है लगातार 2-3 सालों से उड़ीसा। मधु बाबू पेंशन स्कीम जो है ये ट्रांसजेंडरों को भी इसमें शामिल कर लिया गया ना, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने, सीएम ने अभी हाल ही में एक बुक रिलीज की थी अपने पिताजी के नाम, द एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट बीजू पटनायक जी के नाम। पेटा अवार्ड, पेटा का हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को दिया गया था। बीजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। गवर्नर गणेशी लाल, कैपिटल सिटी भुवनेश्वर। पीपल का पेड़ जो है ये यहाँ का स्टेट ट्री है। अशोक के फूल जो है वो स्टेट फ्लावर है। इंडियन रोलर जो है स्टेट बर्ड है। सांबर डियर यानी कि सांबर हिरन जो है वो स्टेट एनिमल है। लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। यहां पर एक डांस फॉर्म है लौड़ी खेला, उसके अलावा गौडा नाचा इसे बोला जाता है। छाऊ मयूरभंज, ये क्वेश्चन अभी एसएससी ने पूछ लिया कि मयूरभंज छाऊ नृत्य जो है ये कहां का है? उड़ीसा का। नाची गोटी पुआ ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। सिमलीपाल, भितरकनिका, ऊषा कोटी ये यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो ये आप पे जो आज आपकी स्लाइड में है, इससे कम से कम 3 क्वेश्चन एसएससी ने पूछे। कम से कम कितने क्वेश्चन पूछे? 3 क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी ने पूछे हैं। वो कौन से? अब जो नए हैं उनको पता होगा, जो नए हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अमृत स्कीम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए स्लाइड। पूरा करंट अफेयर एक तरफ और मेरी ये एक स्लाइड एक तरफ। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि भाई अमृत स्कीम में टॉप परफॉर्मर कौन रहा? उड़ीसा। दूसरा उन्होंने पूछ लिया कि छऊ मयूरभंज से कौन सा नृत्य संबंधित है? ये आपका उड़ीसा। तीसरा भितरकनिका से भितरकनिका कहां का है? तो ये आपका उड़ीसा। अब बताओ क्या करूं मैं? यही तो कर सकता हूं, बता ही तो सकता हूं। अगली जानकारी, इंडिया मेहरबान मालदीव के ऊपर। क्यों? क्योंकि विश्व का 40% समुद्री व्यापार जो है वो हिंद महासागर के थ्रू होता है। देश की 40%, विश्व की 40% जनसंख्या जो है वो हिंद महासागर के किनारे वाले देशों में निवास करती है। और ऐसे में चीन का जो दबदबा है वो दक्षिणी चीन सागर में कम करने के लिए भारत ने एक कूटनीति भूल की है, और वो भूल ये की थी कि कभी हिंद महासागर के देशों के साथ व्यापार पर ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए वो हमेशा लुकिंग टू ईस्ट वाली नीति का पालन करता रहा। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा मालदीव की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जैसे मालदीव के साथ एक फेरी सेवा शुरू करना, 500 मिलियन डॉलर का एक लाइन ऑफ क्रेडिट जारी करना, उसके अलावा कई सारी दवाइयां पहुंचाना। उसके बाद एक वहां पे प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसका नाम है जीएमसीपी। जीएमसीपी का मतलब है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये क्या है? देखिए मालदीव जो है वो छोटू सा है, एकदम छोटू सा। उसके जो बाकी के आइलैंड है वो उससे दूर दूर बने हुए हैं, तो उन सभी के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट है। लेकिन मालदीव के पास पैसा नहीं है, हम भारत उसको क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है। पैसा देने का तरीका क्या है? 400 मिलियन डॉलर का क्रेडिट ऑफ लाइन या लाइन ऑफ क्रेडिट जारी किया है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट एक शॉर्ट लोन होता है, सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब हो गया कि आसान ऋण, मतलब बिना किसी ज्यादा कागजी कार्रवाई के, बिना किसी उसके, आपको वो सीमित समय के अंदर हमें चुका देना है, और इसका ब्याज भी आपको हमेशा चुकाते रहना है। मतलब ये 400 मिलियन डॉलर जो है, अमेरिकी डॉलर जो है, वो भारत ने उनको दिए नहीं है, लेकिन उनको जैसे जैसे जरूरत पाएगी वो उनको सैंक्शन करते जाएंगे, और इस तरीके से उन दो देशों के बीच में समझौता हो गया है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी के लिए अगस्त 2020 में घोषणा हुई थी कि भारत इनके लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देगा, मतलब कि ये हम आपको डोनेशन के फॉर्म में दे देंगे, और लाइन ऑफ क्रेडिट के मामले से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास कितना रुपया पहुंच जाएगा? 500 मिलियन डॉलर जो है वो आप हमसे ले सकते हो, अपना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी डेवलप करो। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा जो आपका माले जैसे कि राजधानी है जो आपकी मालदीव की, उसकी बाकी जगह से कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो उनका आना जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मालदीव जो है वो थोड़ी सी उन्नति करेगा और भारत को मतलब सलाम करेगा। दूसरा ये होगा कि मालदीव की जो स्थिति है,
मालदीव भारत के सबसे सुदूरवर्ती मतलब सबसे दूर स्थित द्वीप, एक मिनिकाय द्वीप है लक्षद्वीप में। वहां से मात्र इसकी 100 किलोमीटर की दूरी है। 100 किलोमीटर की दूरी मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कानपुर से लखनऊ, तो इतनी ही दूरी है वहां पर। अब ऐसे में क्या होगा कि मिनिकाय द्वीप को अगर मान लीजिए कोई जरूरत पड़ गई तो मालदीव उससे पहुंच पाएगा, जबकि जो मिनिकाय द्वीप की लक्षद्वीप से दूरी है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती से दूरी है, वो 400 किलोमीटर है। अब समझ लो मिनिकाय द्वीप पे कोई मान लो रह रहा है या कोई नहीं रह रहा है, मान लीजिए मिनिकाय द्वीप पे कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो उसमें मालदीव सहायता कर पाएगा ना, 100 किलोमीटर की दूरी पर है पॉइंट। और उसके बीच से जाने वाले जो रास्ते हैं उस पर भी बड़ा एक स्ट्रेटेजिक बन सकता है, क्योंकि इसके बीच से जो रास्ता है, कई सारे जो जहाज हैं वो मिनिकाय द्वीप से लेके मालदीव के बीच से ही होकर गुजरते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ लो कि किससे किन किन द्वीपों से ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जोड़ा जाएगा। तो एक द्वीप है विलिंगली, एक है गुलीफाऊ, एक है थिलाफूसी, तो इनके साथ जोड़ा जाएगा और 6.7 किलोमीटर के पुल जो है उसमें बनाए जाएंगे। अब आपको दिखा देता हूं मालदीव है कहां, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा भाई। मालदीव देखो भाई, ये है आपका, ये आपका लक्षद्वीप है और इसके नीचे ये आप देखो, ये आपका मालदीव है। अब आप देख रहे हो यहां से ये आपका इंडोनेशिया वगैरह शुरू हो जाता है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। इब्राहिम मोहम्मद सोली वर्तमान समय में आपके मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अब ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एसएससी सीएचएसएल ने पूछा है, सब यहीं से आ रहा है भैया मेरे, अब मानो चाहे ना मानो लेकिन है तो सब यहीं से। तो मालदीव जो है ये एक द्वीप समूह है और इसके लिए अभी हाल ही में भारत ने $500 मिलियन देने की बात की है। अगली जानकारी, हमने देखा है कि हमारी जो पुलिस है वो उतनी तेज नहीं है जितनी हमारी सेना है ना, ऐसा। तो अभी हाल ही में एक ज्वाइंट मिलिट्री एंड पुलिस एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम रखा गया सुरक्षा कवच। ये कहां पर हुआ? ये टेररिस्ट एक्सरसाइज को रोकने के लिए, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आर्मी और पुलिस के बीच में हुआ। ये कहां हुआ? ये पुणे में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के दोनों के बीच में संयुक्त अभ्यास किया गया है। अग्निबाज डिवीजन नाम रखा गया है, भारतीय सेना में से एक डिवीजन है और इसे 41 आर्टिलरी डिवीजन के रूप से भी जाना जाता है। इस डिवीजन के बारे में खासियत यह है कि ये देखते ही गोली मारने में एक्सपर्ट हैं, ऐसा इनके बारे में बोला जाता है। तो फिलहाल आतंकवादी विरोधी त्वरित कार्रवाई को सक्रिय करने के लिए किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना और पुलिस के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य बने। तो सुरक्षा कवच का जो अभ्यास है वो कहां पर किया गया? ये कहां गया? पुणे में। ठीक है, अगली जानकारी पे चलते हैं न्यूज फटाफट में। मनोज कुमार जी को अभी हाल ही में इंडोनेशिया भेजा गया है। पूरा नाम है मनोज कुमार भारती। इनको इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और शीघ्र ही अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तो मनोज कुमार भारती कहां भेजे गए हैं? इंडोनेशिया। तो हम भी चलते हैं इंडोनेशिया। देखो भैया, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, हम बैठे हैं कानपुर में। यहां से चलेंगे तो ये मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को नीचे से थोड़ा सा पार करोगे तो थोड़ा सा इंडिया भी मिल सकता है, थोड़ा सा म्यांमार मिल सकता है। तो बांग्लादेश के बाद म्यांमार देखते चले जाओ। म्यांमार से चलते हैं थाईलैंड, थाईलैंड के ऊपर जाओगे लाओस, लाओस से नीचे आओगे कंबोडिया, है ना, कंबोडिया। ठीक है, इधर आओगे तो वियतनाम। और अगर थाईलैंड थोड़ा सा नीचे चले गए, थाईलैंड नीचे और चले गए, नीचे चले गए तो ये है आपका मलेशिया। और सबसे ज्यादा शीतल लेदर हो रखी है इंडोनेशिया की। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, खूब फैला पड़ा है एकदम। और इसी के नीचे है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी से ही एक बच्चा भी अलग हो गया, एक देश अलग हो गया, वो बन गया बोगनविले, है ना। बोगनविले की राजधानी क्या है? बोगनविले की राजधानी है बुका। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपका इंडोनेशिया। इसी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट को कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट। कौन सी स्ट्रेट कहा जाता है? मलक्का स्ट्रेट। और इसी पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक नौसेना में समझौता हुआ है कि भाई आप हमारा अंडमान निकोबार का पोर्ट यूज कर लो, हम आपका इधर वाला पोर्ट यूज कर लेंगे, और दोनों लोग आपस में जो जहाज है और मलक्का स्ट्रेट पे जो अपनी स्ट्रेटजिक स्थिति है, यानी कि जो हमारी राजनीतिक स्थिति है, उसको थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे। तो चलिए आपको इंडोनेशिया दिखा दिया। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और अगर हम बात करें इंडोनेशिया के बारे में, यहां पे बताया नहीं? बताया, कोई नहीं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जोको विडोडो। अगली जानकारी, राहुल श्रीवास्तव जी जो अभी तक रोमानिया में भारत के राजदूत थे, रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट, राष्ट्रपति हैं क्लाउस ओहेनिस और लुडोविक ओरबान प्रधानमंत्री हैं। तो अब बुकारेस्ट याद रखिए, राजधानी याद रखिए रोमानिया की। इनको अल्बेनिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ये रोमानिया से अल्बेनिया जा रहे हैं। चलिए आपको अल्बेनिया दिखाता हूं। अल्बेनिया इधर आएंगे तो ये आपका, इधर देखिए आप, सोफियो। अल्बेनिया गणराज्य उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर कोसोवो को, उत्तर पर मॉन्टेग्नो और यूगोस्लाविया से लगती हैं और साथ साथ यूनान से मिलती है। राजधानी क्या है इसकी? तिराना। मुद्रा चलती है अल्बेनियाई लेक।
तो अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। और मुद्दा क्या चलती है? लेक। अभी जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं जितने भी एम्बेसडर के, वो सारे के सारे यहां पर लिखे हुए हैं। जैसे कंबोडिया में अभी हाल ही में पिछले महीने अपॉइंट की गई देवयानी खोबरागड़े। नीदरलैंड में अभी हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले अपॉइंट किए गए हैं प्रदीप कुमार रावत। एक का यह जरूर याद रखिए, कनाडा के अजय बिसारिया, अभी हाल ही में न्यूज में थे ये कल परसों। तो कनाडा के अजय बिसारिया, सब याद करने की जरूरत नहीं है, जितना रेड है उनको जरूर याद कर लीजिए। श्रीलंका के जो हैं वो गोपाल बागले, नेपाल के विनय मोहन करता, यूएसए के तरनजीत सिंह, कुवैत के सीवी जाज, अफगानिस्तान के रुद्रेन टंडन, बांग्लादेश के विक्रम दोराई स्वामी, ये सारे के सारे अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुए हैं। इस स्लाइड में आपको सारा मिल जाएगा। अब बारी है आज के वन लाइनर की। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में नेचुपू सिरेंग आधारशिला रखी है। किसने रखी है? ये रखी है राजनाथ सिंह ने। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजन किया गया? सुरक्षा कवच। कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है? केरल। हाल ही में कहां पर विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है? जयपुर। इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार भारती को। अल्बानिया में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? राहुल श्रीवास्तव। जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किस राज्य ने किया? हरियाणा। हाल ही में उड़ीसा विधानसभा ने किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? वो है शरद कुमार कर। और हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के लिए फिर से निर्वाचित हो गया है? तो वो है पाकिस्तान। और तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो उपग्रह को लॉन्च कौन करेगा? वो करेगा नासा। हाल ही में भारत और मालदीव ने GMCP यानी कि ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? 400 मिलियन। पूरा जो समझौता है वो $500 मिलियन का है। अब बारी है आज के क्विज की। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में नेचुपू सिरेंग की आधारशिला किसने रखी है? तो ये है राजनाथ सिंह जी। हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये है आपका सुरक्षा कवच। हाल ही में कहां पर विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है भाई, कहां पे किया गया है? जयपुर में। जयपुर में मालवीय इंस्टीट्यूट में। कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना? केरला। और इंडोनेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है मनोज कुमार भारती। अजय बिसारिया कहां जा रहे हैं? अजय बिसारिया कनाडा के हैं। अल्बानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है राहुल श्रीवास्तव। और जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ये किया है हरियाणा ने। और हाल ही में उड़ीसा विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? वो है शरद कुमार कार। और हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य के लिए फिर से निर्वाचित हो गया है? तो वो है पाकिस्तान। एक दिन पहले ही इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया। तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित नैनो उपग्रह को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? तो ये करेगी नासा। हाल ही में भारत मालदीव ने GMPCP कार्यान्वयन के लिए कितने डॉलर के LOC पर हम हस्ताक्षर किए हैं? तो 500 मिलियन। अच्छा, LOC की बात करें तो 500 मिलियन, 400 मिलियन, ठीक है, डॉलर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। 2000 लाइक अभी भी नहीं आ रहे हैं, व्यूज शॉर्ट हो रहे हैं। मैं यकीन बताते रहूं, अगर ये व्यूज अगर 2000 से कम जाएंगे, मैं उसी दिन आपका करंट अफेयर्स ऑफ करना पड़ जाएगा मुझे, बिकॉज मुझे अल्टीमेटम मिल चुका है कि सर इट्स नॉट गोइंग राइट, इट्स नॉट गोइंग गुड। तो आप थोड़ी सी मदद करो मेरी भाई, प्लीज यार, इसको शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। और मैं बहुत अपना क्रूशियल टाइम निकाल के लिए आपके रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जैसा भी होता रहेगा मैं करंट अफेयर्स करता रहूंगा। अगर मैं किसी कारणवश कल करंट अफेयर्स नहीं कर पाया, मैं आज भी बोल रहा हूं 3 दिन की दिक्कत है, 14, 15, 16 की। 14 की दिक्कत हमने काट ली, 15 तारीख को भी आपका करंट अफेयर्स आ गया है, तो एक दिन मैं और कोशिश करूंगा कि 16, 17 को भी आपका करंट अफेयर्स आता रहे। नहीं तो बाकी उसके बाद तो फिर मैं नॉर्मल रूटीन पे लौट आऊंगा। थोड़ा सा बाहर हूं मैं, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना भाई, वीडियो थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो, है ना। बाकी जो भी है वो बताते रहो, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है। चलो।